हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। मतलब आज इस चैप्टर में हम संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे, वहाँ की परंपराओं के बारे में, मतलब कल्चर के बारे में देखेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति का वर्णन करना है या उसके बारे में बताना है तो हम उसकी लैंग्वेज के हिसाब से समझ जाते हैं कि ये कहाँ का व्यक्ति होगा। तो वैसे बताया गया है कि मतलब बोलचाल की भाषा में बताया गया है कि वह व्यक्ति कहाँ से है। जैसे तमिल की भाषा बोलता है तो वह उड़िया, जो तमिल का है तो वह उड़िया बोलता है। तो तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता होगा, इसका मतलब ये रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को अपना खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़कर देख सकते हैं। मतलब वह किस प्रकार का भोजन करता है, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे संगीत गाता है, कैसे चित्रकला है उसके। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति का, वह व्यक्ति कहाँ का होगा। और कभी-कभी हम इस अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है। मतलब हम सोचते हैं कि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐसा हो। ये विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। वे समय के साथ बदलती भी हैं। मतलब एक सा समय नहीं रहता कि वह बहुत पहले से ही सेम चलती आ रही हैं। समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती भी हैं। जो क्षेत्रीय संस्कृति हैं वे बहुत जटिल प्रक्रिया से विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। मतलब एक दूसरे के लेन देन से, आदान प्रदान से एक दूसरे को संपन्न बनाया है। कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी भी रहती हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। मतलब कहीं कहीं बहुत अलग अलग होती हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से परंपराएं होती हैं, लेकिन कई जगह कुछ समान भी प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं। मतलब जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं जो रीति रिवाज, उस हिसाब से भी रहती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। अब हम बात करेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो यह महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। मतलब जो महोदयपुरम है ये केरल राज्य का एक हिस्सा है, जो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। मतलब जो केरल का राज्य है वहाँ पे एक मलयालम भाषा बोली जाती थी महोदयपुरम में। शासकों ने मलयालम भाषा एक लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मतलब सरकारी कामकाजों के लिए भी ये यूज़ होता थे, ये क्षेत्रीय भाषा। मतलब हम ये देख सकते हैं मलयालम में एक अभिलेख जो है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब उन्होंने मलयालम के साथ साथ संस्कृत की परंपराओं को भी ग्रहण किया था। केरल या मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपराएं इस युग तक खोजी जा सकती हैं, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति है जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। मतलब जो 12वीं शताब्दी की बताई जाती है जो साहित्यिक कृति मलयालम भाषा में, वह संस्कृत की उधार ली हुई है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है कि हीरा और मूंगा। मतलब जो मणिप्रवालम शैली जो है उसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो दो भाषाओं को, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के मिलके साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब मिला के प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करेंगे अब शासक और उनकी धार्मिक परंपराओं की। तो सबसे पहले जगन्नाथी संप्रदाय आता है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई है। तो इसी प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण जैसे पुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय।
मतलब जो क्षेत्रीय संस्कृति हैं वे धार्मिक परंपराओं से वहाँ के क्षेत्र के धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं, जैसे कि पुरी में देखा जा सकता है, उड़ीसा में इस प्रकार से। तो आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्षेत्र के हिसाब से इन देवताओं को भी पूजा जाता था कि किस क्षेत्र में किस हिसाब से लोग मानते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। मतलब वहाँ के अलग अलग राजा आए और उन्होंने अपने स्थानीय देवता के रूप में उन्हें पूजा, धीरे धीरे उनके मंदिर बनवाए, तीर्थ स्थल। तो इस प्रकार वह तीर्थ स्थल हो गया जहाँ लोग आते थे यात्राओं के लिए, उन्हें मान्यता प्राप्त हो गई थी। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। मतलब जो जो लोग आए बाहर से शासन के लिए, और जो स्थानीय मतलब वहाँ के लोग थे वह शासन करने, तो वह अपने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाए, क्योंकि स्थानीय लोग वहाँ के इन मंदिरों में भगवान रहते हैं, उन्हें पूजते हैं। तो इस कारण उन्हें ऐसा लगता है कि इस मंदिर पर अगर नियंत्रण कर लिया तो यहाँ की जनता भी अपने नियंत्रण में हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं की। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, मतलब जहां पे ज़्यादातर राजस्थान अभी फ़िलहाल में स्थित है, उसे राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से पर राजपूत लोग ही रहते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसा अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एक ही जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग भी रहते हैं। वो मतलब ज़्यादातर अधिकतर स्थानों पर ऐसा होता है, लेकिन जो राजपूत थे उन्होंने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। इस कारण ऐसा लगता था कि वहाँ पे राजपूत ही रहते थे। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। जैसे पृथ्वीराज एक ऐसा शासन था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। मतलब लड़ते लड़ते भले ही अपनी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी को पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एक गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, जो उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते थे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। मतलब जो राजपूत सूरवीर थे उनकी कहानी आज भी जो काव्यों गीतों के द्वारा सुरक्षित है, और उनसे सब लोगों को प्रेरणा मिलती है उससे कि मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का उसमें चित्रण है, तो इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। कहीं कहीं तो स्त्रियां भी अपने सूरवीर पतियों का जीवन वर्ण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाएं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जला देने की प्रथा भी थी।
कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है कि इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, मतलब कथक के बारे में बात करेंगे हम। यदि शूरवीरताओं की परंपरा विभिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न रूप में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। तो अब आइए अब हम नृत्य के बारे में देखेंगे। ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। जो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, मतलब जो कथक शब्द है वह कथा से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, मतलब जो कहानी सुनाते थे उनकी जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, मतलब कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे, मतलब जो कथक है वह कथा का ही मूल रूप है, मतलब कथा के द्वारा बताया जाता है। इसमें राधा कृष्ण की कुछ पुरानी कहानियाँ रहती हैं, ये लोग नाटक के द्वारा करके प्रस्तुत करते हैं, नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाता है। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, जहां इस नृत्य से अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वहां एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यही परंपराएं घरानों में फूला फला और राजस्थान के दरबारों में लखनऊ में भी हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा, मतलब बादल शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा कथक, जो 1850 से 75 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, एमपी के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर अभिनय पर जोर दिया गया। मतलब इसमें उत्कृष्ट क्लिष्ट रहती हैं और उनकी वेशभूषा क्या है, कहानियों के उससे प्रस्तुत किए जाते हैं। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, मतलब जो ब्रिटिश प्रशासक थे उन्हें ये पसंद नहीं आते थे जो कथक डांस था। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में से 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिली, मतलब इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी मान्यता मिल गई। अब हम देखते हैं कि श्रेणी शास्त्रीय क्या है। ये ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का तात्पर्य कला और साहित्य की उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5वीं और 4वीं शताब्दी में प्राचीन यूनान में की गई थी। यह वही काल था जब यूनान में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गए थे। एथेंस की ये उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजयों तक बनी रही। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, ये क्या होता है। तो शास्त्रीय नृत्य किसी कला रूप को शास्त्रीय माना जाता है कि क्या हम उस किस रूप में शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उस शास्त्र इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा ये शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि ये निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें भिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। ये शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इसे समशास्त्रीय माना जाता है, मतलब कुछ और भी नृत्य हैं जिन्हें हम शास्त्रीय में रख सकते हैं, मान सकते हैं, जैसे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में, कथकली केरल में, उड़ीसा और
ओडिशा उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में ये भी नृत्य हैं जो इन्हें शास्त्रीय पद माना गया है। अब हम बात करेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला, जो लघु चित्रों की परंपरा है। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह भी लघु चित्रों की परंपरा है। लघु चित्र मतलब उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते होंगे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया है वह सबसे सुंदर माना गया है, जो जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। मतलब अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने कुछ चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो अधिक कुशल थे, जो पांडुलिपियों से चित्रित करते थे। ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य बताए जाते थे। वह किस तरीके से लड़ाई करते थे, कैसे शिकार करते थे, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, तो इनके बारे में चित्रित किया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। मतलब कोई के दरबार में आ रहा है, उपहार के रूप में भी ये दिए जाते थे ऐसे चित्र। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती दरबारों में को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथा तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र भी है जहाँ आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका कह सकते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ। मतलब इस क्षेत्र में लघु चित्रकला का और साहसपूर्ण भावप्रवणपूर्ण शैली का विकास होने लगा, जिसे बशोहोली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्ती की रसमंजरी, जो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, मतलब जो उन्हें आश्रय प्रदान करें उन्हें रहने के लिए। इसके फलस्वरूप चित्रकारी की कंगड़ शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कंगड़ के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का भी वे प्रयोग करते थे और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कंगड़ शैली की विशेषता से किया गया। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे और इसके विपरीत लघु चित्र जो हैं राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे गए और जो सदियों तक सुरक्षित रहे। अब हम देखेंगे बंगाल को, जहाँ एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो निवासी है वहाँ के, वो जो भाषा बोलते हैं उसके द्वारा उन्हें उनकी पहचान की जा सकती है कि वह कहाँ के हैं, किस हिसाब से वो भाषा बोल रहे हैं, उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वह किस राज्य के, कहाँ से हैं। तो बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभ में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के जो संस्कृत ग्रंथ हैं वहाँ से अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ आखिर? तो ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, मतलब व्यापार के संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। मतलब व्यापार बढ़ने लगा तो उनकी भाषा एक दूसरे से संपर्क होने लगी, तो उनका प्रभाव भी बढ़ता गया।
चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री होन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का ही प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। तो जो दिल्ली में स्थित शासक थे वह स्वतंत्र थे। जो 1886 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मतलब जो वहाँ की प्रशासन सरकारी कार्यकाल के लिए तो जो भाषा थी ये फारसी थी और बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में उभर रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार है, जो जनजाति भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक जो हिस्सा बन गया है। मतलब ज़्यादातर भाषाओं का जो स्रोत है, स्टार्टिंग है, वह संस्कृत देखने को मिलती कि मतलब उनमें कुछ मिली जुली भाषाएं संस्कृत की भी रहती हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की जो 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी है उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़वी वैष्णव आंदोलन के नेता भी चैतन्य देव की जीवनी आदि शामिल हैं। और जो दूसरी श्रेणी में जो नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा, मतलब कृष्ण भगवान को साहित्य ठाकुर जी बोलते हैं, तो उनसे संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। तो पहली श्रेणी के ग्रंथ का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसे अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई जिनमें ये इंगित किया गया है। उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। द्वितीय श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही और सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब हम बात करते हैं पीर और मंदिरों की। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। मतलब जो पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र थे, जहाँ सही से फसल भी नहीं होती थी, इन क्षेत्रों को छोड़कर धीरे धीरे वह जंगली तथा दलदली इलाकों में आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगल को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। तो स्थानीय महुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगल का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्हें पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे और इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले जो लोग थे, वे अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता प्रदान करते थे। मतलब जो वहाँ उस समुदाय के नेता थे, वह उन्हें आश्वासन देते थे। तो ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। मतलब जो वहाँ के स्थानीय नेता रहते थे, उन्हें पीर कहा जाता था। और ऐसा लगता था कि उनके पास कुछ शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो उनकी सबकी मदद करते हैं। तो इसलिए इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा भी, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई गईं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद
वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर था, तो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। मतलब जो मंदिर बनवाने का काम प्रचलन में था, वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा। और क्योंकि जो धार्मिक भवन थे अक्सर व्यक्ति और समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। तो बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों में आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और तो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। मतलब जो पहले लोगों द्वारा पूजे जाते थे स्थानीय देवताएं, वह उनके लिए ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और मंदिरों में स्थापित की जाने लगी उन मूर्तियों को। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह 2 छतों वाली या 4 छतों वाली होती थी। इनके कारण जो मंदिर की स्थापत्य कला में प्रविष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाला ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें इन 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा पर या एक बिंदु तक जाती थी। मतलब मंदिरों का निर्माण इस आकार से किया जाता था। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिर की बाहरी दीवार चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। मतलब उनमें कोई डिज़ाइन कर दी जाती थी बाहरी तरफ से। तो कुछ मंदिरों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई थीं। मतलब अच्छी ऐसी डिज़ाइनें भी की जाने लगी थी। तो हम बात करेंगे मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुत आयात से होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करते थे। मतलब जो बंगाल है वहाँ पे नदी मैदान ज़्यादा है, इस कारण वहाँ मछलियों की ज़्यादा उपज होती है और धान की भी। तो इस कारण से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो मछली को उन्होंने अपना प्रमुख भोजन बनाया, क्योंकि मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा बन गया था और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता था। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवार पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाती हुई दर्शाया गया था। मतलब जो मंदिर बनवाए गए, वहाँ पे उन मिट्टी की पट्टियों से वहाँ पे ये मछलियों को भी प्रदर्शित किया गया, तो इस कारण से और ज़्यादा प्रचलन में हो गई। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने भी बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। मतलब जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें ये चीज़ खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वहाँ का क्षेत्रीय भोजन ही यही था, तो फिर वो भी क्या कर सकते थे, तो उन्हें कुछ ऐसी किस्मों की मछली भी खाने की अनुमति मिल गई, जो मतलब थोड़ी उच्च कोटि की हों उस हिसाब से। मतलब इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से देखा कि जो क्षेत्रीय लोग रहते हैं वह उनकी भाषा के हिसाब से उन्हें पहचाना जा सकते हैं, वह कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा उनकी रहन सहन है, कैसी वेशभूषा है और कैसा खान पान है। इस हिसाब से हम उनका पता लगा सकते हैं कि वह किस क्षेत्र के है, इस हिसाब से। तो आज इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि किसी की वेशभूषा से कैसे पहचाना सकता है, नृत्य भी, और खान पान के हिसाब से कहीं का विशेष खाना भी रहता है। इस प्रकार से आज हमने क्षेत्रीय भाषाओं के और उनके रहने सहने की ढंग को जाना। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। अगले चैप्टर में मिलेंगे।